हेलो एवरीवन। तो इस वीडियो में हम किंग लियर को पढ़ने वाले हैं। शेक्सपियर की 4 ग्रेट ट्रेजेडी है जिसमें आपकी हैमलेट है, किंग लियर, मैकबेथ एंड ओथेलो। तो मैंने हैमलेट को, मैकबेथ को एंड ओथेलो तीनों ही ट्रेजेडी मैंने यहाँ पे तीनों ही ट्रेजेडी को डिस्कस किया हुआ है। आज हम इनकी 4th जो ट्रेजेडी है किंग लियर को डिस्कस करने वाले हैं और इसमें हम कैरेक्टर्स देखेंगे, उनसे जो रिलेटेड क्वेश्चन हैं वो देखेंगे, सोर्स देखेंगे, कुछ इंपॉर्टेंट जो लाइन है इस प्ले से वो देखने वाले हैं। इसके पहले मैंने तीनों ट्रेजेडी करा रखे हैं, आप जाके मेरे चैनल पर चेकआउट कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं। ये 1605 के राउंड ये इनकी ट्रेजेडी आई थी और ये 4 ग्रेट ट्रेजेडी में से एक ट्रेजेडी है। इसका सोर्स क्या है? एनोनिमस है। द ट्रू क्रॉनिकल हिस्ट्री ऑफ किंग लियर, ये इसका सोर्स है जो कि एक एनोनिमस है। कब आया था? 1590 में आया था। एंड इसका सोर्स एक और है रॉफेल हॉलिंस्टेड का द क्रॉनिकल्स ऑफ इंग्लैंड, स्कॉटलैंड एंड आयरलैंड, ये 1587 में आया था। तो ये 2nd एडिशन में आया था, ये आपने ध्यान रखना है। तो इसका 2 सोर्स है, ठीक है, किंग लियर का। नेक्स्ट आगे देखेंगे, इसकी जो सेटिंग रखी गई है वो कहाँ रखी गई है? ब्रिटेन में रखी गई है। अब इस प्ले से कुछ इंपॉर्टेंट मेन कैरेक्टर्स हैं, इसको भी देख लेते हैं। सबसे पहले आते हैं लियर, जिनको हम किंग लियर के नाम से जानते हैं। ये कौन है? ये ब्रिटेन के राजा हैं, किंग ऑफ ब्रिटेन, ये ब्रिटेन के राजा हैं। एंड 2nd नंबर पे जो कैरेक्टर हैं गॉनरिल, रीगन एंड कॉर्डिलिया आर लियर्स डॉटर। तो ये तीनों जो हैं, गॉनरिल, रीगन एंड कॉर्डिलिया, ये तीनों ही लियर की बेटियां हैं। सबसे एल्डर जो सबसे बड़ी बेटी है वो गॉनरिल है, 2nd नंबर पे रीगन है एंड सबसे छोटी जो है यंगेस्ट डॉटर इनकी है कॉर्डिलिया। नेक्स्ट वन है ड्यूक ऑफ एल्बनी। ड्यूक ऑफ एल्बनी कौन है? ये जो कैरेक्टर हैं ड्यूक ऑफ एल्बनी, ये जो बड़ी बेटी हैं गॉनरिल के हस्बैंड हैं, गॉनरिल्स हस्बैंड। ड्यूक ऑफ कॉर्नवॉल, ये रीगन के हस्बैंड हैं। दोनों की शादी हो जाती है, कॉर्डिलिया की शादी नहीं होती है। और कॉर्डिलिया की शादी होने के लिए ही ये कहानी वहीं पे शुरू होती है जहाँ पे कॉर्डिलिया को देखने ही आते हैं, शादी करने ही आते हैं, वहीं पे ये कहानी स्टार्ट होती है। नेक्स्ट कैरेक्टर है अर्ल ऑफ ग्लॉसेस्टर। इसमें सब प्लॉट भी है, मतलब इसमें 2 कहानी चलती है, एक किंग लियर की कहानी चलती है, एक अर्ल ऑफ ग्लॉसेस्टर की भी कहानी चलती है इस प्ले में। ओके, नेक्स्ट जो कैरेक्टर है अर्ल ऑफ केंट, ये कौन है? ये अर्ल ऑफ केंट ये किंग लियर के दरबारी हैं, ये समझ लीजिए कि उनके राइट हैंड हैं। लेटर डिस्गाइज एज अ केयस, जो बाद में केयस का रूप, मतलब जो बाद में केयस से डिस्गाइज हो जाता है, बाद में केयस बन जाता है, अपने आप को डिस्गाइज कर लेता है। नेक्स्ट जो कैरेक्टर है एडगर ग्लॉसेस्टर का सन है। ये जो कैरेक्टर है एडगर, ये जो ग्लॉसेस्टर है, जो दूसरी कहानी स्टार्ट होती है, ग्लॉसेस्टर का बेटा है। ये भी डिस्गाइज कर लेता है, इस कहानी में आगे पढ़ने वाले हैं, इस कहानी में अपने आप को डिस्गाइज कर लेता है और डिस्गाइज करके ये नाम रखता है टॉम, जो कि एक बेगर रहता है। ओके, नेक्स्ट जो कैरेक्टर है एडमंड, ये भी ग्लॉसेस्टर का बेटा है बट इलेजिटिमेट सन है, एक नाजायज़ बेटा है इसका। और ये एडगर जो है ये लेजिटिमेट सन है। तो यहाँ पे क्वेश्चन बन जाते हैं कि ग्लॉसेस्टर का इलेजिटिमेट सन कौन है या लेजिटिमेट सन कौन है? तो एडगर है और इलेजिटिमेट एडमंड है। नेक्स्ट वन है ऑसवॉल्ड। ऑसवॉल्ड कौन है? तो ऑसवॉल्ड गॉनरिल का स्टीवार्ड है। ओके, नेक्स्ट है, मतलब स्टीवार्ड मतलब सिपाही, उस गॉनरिल का सिपाही है, इसके आदेशों पे चलता है। फूल नेक्स्ट जो कैरेक्टर हैं वो आपके कौन है? वो आपका फूल है। यानी कि ये जो कैरेक्टर है, अगर पूछा जाए कि किंग लियर में फूल का काम कौन करता, तो फूल यही है, किंग लियर्स फूल, ठीक है, लियर का फूल है, ये ध्यान रखना है। ओके, ये स्टीवार्ड, इसको हिंदी में अगर हम बोलेंगे तो प्रबंधक, ठीक है, प्रबंधक। नेक्स्ट पे आते हैं, अगला कैरेक्टर है किंग ऑफ फ्रांस। किंग ऑफ फ्रांस कौन है? ये सूटर है, लेटर हस्बैंड, सूटर है, मतलब ये कॉर्डिलिया से शादी करने आता है, बाद में ये कॉर्डिलिया का हस्बैंड भी बन जाता है। और नेक्स्ट कैरेक्टर है ड्यूक ऑफ बरगंडी, ये भी कॉर्डिलिया का सूटर है। देखिए ये दोनों सूटर आते हैं, सूटर दोनों ही शादी करने आते हैं, कॉर्डिलिया को देखने आते हैं, शादी करने आते हैं दोनों ही, लेकिन ये तो नहीं शादी करता,
बट ये शादी कर लेता है किंग ऑफ फ्रांस, ये कॉर्डिलिया का बाद में हस्बैंड बन जाता है। एंड नेक्स्ट कैरेक्टर है क्यूरन, ये एक दरबारी है, कोर्टियर है, ध्यान रखिएगा इंपॉर्टेंट है ये क्यूरन, ठीक है। अब आते हैं हम इसके कुछ फेमस स्पीच पे। इसकी कुछ फेमस स्पीच है, सो इसको देख लेते हैं। आई लव योर मजेस्टी अकॉर्डिंग टू माई बॉन्ड, नो मोर नॉर लेस। ये बात कब होती है, जब किंग लियर अपने बेटियों से पूछता है कि तुम तीनों में से मुझसे सबसे ज़्यादा प्यार कौन करता है, और जो जितना प्यार करेगा मैं अपनी जो किंगडम है, अपना जो राज्य है, मैं अपनी प्रॉपर्टी बांटना चाहता हूँ अपनी बेटियों में, और जो मुझसे सबसे ज़्यादा प्यार करेगा मैं उसी को दूंगा। तो जब वो बड़ी बेटी से गोंड्रिल से पूछते हैं तो गोंड्रिल कहती है मैं तो सबसे ज़्यादा आपसे प्यार करती हूँ, रीगन भी वही करती है, दोनों चापलूसी करते हैं जो कि उनकी जायदाद पाने के लिए प्रॉपर्टी। लेकिन जो कॉर्डिलिया से पूछा जाता है कि तुम मुझसे कितना प्रेम करती हो, तुम मेरी ये चापलूसी नहीं करती है, ये जितना सच्चाई रहती है उतना ही बोलती है, तो बोलती है उसी पे कि आई लव योर मजेस्टी अकॉर्डिंग टू माई बॉन्ड, मैं अपने बॉन्ड के अनुसार आपकी महिमा से प्रेम करती हूँ, आपकी मेजेस्टी से प्रेम करती हूँ। बॉन्ड यानी कि जितना मेरा बॉन्ड है आपसे, एक बेटी को एक बाप से जितना बॉन्ड होता है, एक बेटी अपने बाप से जितना प्यार करती है उतना ही मैं प्यार आपसे करती हूँ, ना ज़्यादा करती हूँ ना कम करती हूँ। ये बात कौन कहता है, कॉर्डिलिया कहती है। और बाद में जब ये सब सुनता है किंग लियर तो वो नाराज़ हो जाता है क्योंकि ये चापलूसी ने सही बोलती है। नेक्स्ट वन पाएंगे नथिंग विल कम ऑफ नथिंग, कुछ भी नहीं से कुछ भी नहीं निकलेगा, ये किंग लियर कहते हैं। नेक्स्ट वन पाएंगे, नेक्स्ट वन है लव इज़ नॉट लव व्हेन इट इज़ मिंगल्ड, प्यार तब प्यार नहीं है जब ये उन विद रिगार्ड्स, जब ये उन संबंधों के साथ मिल जाता है, दैट स्टैंड अलूफ फ्रॉम द एंटायर पॉइंट, जो पूरे बिंदु से अलग खड़े होते हैं। ये बात क्या होती है, ये किंग ऑफ फ्रांस है। किंग ऑफ फ्रांस बोलते हैं कि प्यार तब प्यार नहीं होता जब ये रिगार्ड्स के साथ मिक्स हो जाता है, और जब ये पूरे एंटायर के साथ अलग खड़ा होता है। जहाँ की ये कॉर्डिलिया की बात करते हैं कि ये सच्चाई बोलने में सच बोल देती है, चापलूसी नहीं करती अपने फादर की, जो सच रहता है वही बोलती है। और आज वो अलग भी खड़ी हो जाती है क्योंकि इसके फादर ने उसे निकाल देते हैं, उसे इलिजिटिमेट डॉटर साबित कर देते हैं इतना ही बोलने पे। ओके, चलिए फिर आगे आते हैं। हाउ शार्पर दैन अ सर्पेंट्स टूथ इट इज़ टू हैव अ थैंकलेस चाइल्ड, ये बात किंग लियर कहते हैं। क्या कहते हैं कि जो एक थैंकलेस बच्चे का होना सांप के दांत से भी अधिक तेज है। एक थैंकलेस बच्चा जो मतलब थैंकलेस बच्चा मतलब एक माता पिता है कि अपने बच्चों के लिए क्या करते हैं, प्रॉपर्टी दे देते हैं, प्रॉपर्टी भी दे देते हैं, पालते पोसते हैं, और वो बच्चा कैसा हो जाता है कि अपने जब बड़ा होता है तो अपने ही माँ बाप के साथ एक दुर्व्यवहार करता है। तो उस पर ये किंग लियर कहते हैं कि एक जो थैंकलेस बच्चा का होना ना एक सांप के दांत से भी अधिक तेज होता है। ठीक है, नेक्स्ट वन पे आएंगे। स्टार्विंग टू बेटर ऑफ्ट वी मार वॉट्स वेल, ये कौन कहता है कि बेहतर करने के प्रयास करते हुए अक्सर हम जो अच्छा है उसे भी ख़राब कर देते हैं। ये एल्बनी ड्यूक ऑफ एल्बनी जो गोंड्रिल के हस्बैंड हैं वो कहते हैं कि हम हमेशा क्या करते हैं, बेहतर करने के प्रयास में जो हमारे पास अच्छा भी रहता है ना उसको भी हम ख़राब कर देते हैं। ठीक है, अच्छी लाइन है। नेक्स्ट वन पे आएंगे। हैव यू मोर देन दाउ सोवेस्ट, पीक लेस देन दाउ नोवेस्ट, लेंड लेस देन दाउ ओवेस्ट, ये कौन कहता है, ये फूल कहता है। जो किंग लियर का फूल रहता है वो कहता है, क्या कहता है कि हैव मोर देन दाउ सो वेस्ट, आप जितना दिखाते हैं उससे अधिक रखें, कोई भी चीज़ आप जितना दिखाते हैं ना उससे अधिक रखें। स्पीक लेस देन दाउ नो वेस्ट, और जितना आप जानते हैं ना उससे कम बोलना चाहिए हमें, जितना आप जानते हैं उससे कम बोलें। लेंड लेस देन दाउ ओ वेस्ट, और जितना आप बकाया है ना उससे कम उधार दें, ये फूल कहता है। नेक्स्ट जो आपका ये बहुत इंपॉर्टेंट स्पीच है इस प्ले की, ये ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट जो है आई एम अ मैन मोर सिंड अगेंस्ट दैन सिनिंग, यहाँ पे बात क्या हो रही है कि मैं पाप करने से भी अधिक पाप करने वाला व्यक्ति हूँ। ये बात कौन कहता है, किंग लियर कहते हैं। ओके, नेक्स्ट है जब ये अपने दोनों बेटियों को दे देते हैं प्रॉपर्टी, अपनी तीसरी बेटी को इलिजिटिमेट डॉटर साबित करके निकाल देते हैं, उसके बाद जब इनको दोनों बेटियां क्या क्या इनके साथ करती हैं उसके बाद ये वर्ड बोलते हैं, द आर्ट ऑफ आवर नेसेसिटीज़ इज़ स्ट्रेंज,
यहाँ पे क्या बोला जा रहा है कि हमारी ज़रूरतों की जो कला है वो बहुत ही अजीब है, एंड कैन मेक वाइल्ड थिंग्स प्रीसियस, और ये घटिया चीज़ों को भी कीमती बना देती है। हमारी जो ज़रूरतों की जो कला है ना वो बहुत ही स्ट्रेंज है कि ये अगर कोई घटिया चीज़ भी है उसको भी कीमती बना देती है। हम कोई चीज़ अगर चाहते हैं चाहे वो कितनी भी घटिया क्यों हो, लेकिन हमारे लिए वो बहुत ही प्रीसियस हो जाती है। नेक्स्ट वन पे आएंगे। एज फ्लाइज टू वॉन्टन बॉयज आर वी टू द गॉड्स, दे किल अस फॉर दियर स्पोर्ट। ये ग्लूसेस्टर बोलते हैं, क्या कहते हैं कि जैसे लड़कों के लिए मक्खियाँ वैसे ही हम देवताओं के लिए है। जैसे लड़कों के लिए क्या होती हैं, फ्लाइज होती हैं, एक वॉन्टन बॉयज़ के लिए फ्लाइज होती हैं, वैसे ही हमारे लिए क्या होते हैं, गॉड्स होते हैं, देवता होते हैं। एंड दे किल अस फॉर दियर स्पोर्ट, और वो अपने खेल के लिए हमें क्या करते हैं, मार डालते हैं। ग्लूसेस्टर कहते हैं। नेक्स्ट वन है, यू आर नॉट वर्थ द डस्ट विच द रूड विंड ब्लोज इन योर फेस। एल्बनी कहते हैं ये कि आप उस धूल के लायक नहीं हैं जो कठोर हवा आपके चेहरे पर उड़ाती हो। नेक्स्ट पे आते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट स्पीच है इसमें। व्हेन वी आर बॉर्न, जब हम पैदा होते हैं, वी क्राई, हम रोते हैं, दैट वी आर कम टू दिस ग्रेट स्टेज ऑफ फूल्स। जब हम पैदा होते हैं तो हम क्या करते हैं, हम रोते हुए पैदा होते हैं, और ये कहते हैं कि हम इस मूर्खों की महान अवस्था में आ गए हैं, हम इस मूर्खों के महान अवस्था में, ये किंग लियर कहते हैं। नेक्स्ट वन है, मैटर एंड इम्पर्टिनेंसी मिक्स्ड, रीजन इन मैडनेस। एडगर कहता है, ये क्या कहता है कि जो मैटर होता है, जो बात होती है, और जो इम्पर्टिनेंसी होती है यानी कि गुस्ताखी, उसका एक मिश्रण होता है, और पागलपन में ये कारण होता है। एडगर कहता है, मेन मस्ट इंड्योर देयर गोइंग हैंस इवन एज देयर कमिंग हिदर, राइपनेस इज ऑल। ये एडगर कहता है, ठीक है, एडगर की लाइन है, ये इंपॉर्टेंट लाइन भी, ये सारे ही इंपॉर्टेंट लाइन है। तो ये इंपॉर्टेंट लाइन है। क्या उनका कहना है कि जो पुरुष हैं, पुरुषों को अपना यहाँ आना जाना सहना होगा, पुरुषों को अपना यहाँ जाना सहना होगा, यहाँ तक कि उनका आना भी एक सहना ही है। और राइपनेस इज़ ऑल, यानी कि जो परिपक्वता ही सब कुछ है। राइपनेस से मतलब यहाँ पे परिपक्व से है कि जो पुरुष हैं उनका यहाँ आना भी सहना है, और यहाँ रहना भी उनका सहना ही है। नेक्स्ट वन है, दी वेट ऑफ दिस सैड टाइम वी मस्ट ओबे, मतलब इस दुखद समय का भार हमें अवश्य मनाना चाहिए। स्पीक वॉट वी फील, स्पीक वॉट वी फील, जो हम महसूस करते हैं वही बोलें, नॉट वॉट वी ऑट टू से, वो नहीं जो हमें कहना चाहिए। द ओल्डेस्ट हैथ बॉर्न मोस्ट, सबसे बूढ़ों से अधिक महान, द ओल्डेस्ट हैथ बॉर्न मोस्ट, यानी कि सबसे बूढ़ों ने सबसे अधिक सहन किया है। वी दैट वी आर यंग शैल नेवर सी सो मच, हम जो युवा हैं इतना कुछ भी नहीं देख पाएंगे। नॉर लीव सो लॉन्ग, ना ही इतने लंबे समय तक जीवित रह पाएंगे। तो ये लाइनें कौन कहता है? देखिए, ये लाइनें एडगर की ही लाइनें हैं। जब बात फर्स्ट फोलियो की 1623 में जो फर्स्ट फोलियो आया था, फर्स्ट फोलियो का जो एडिशन आया था 1623 में, फर्स्ट फोलियो एडिशन, उसमें ये बात एडगर का कहना है, ये ध्यान रखिएगा। बट अगर क्वार्टो की बात आएगी, क्वार्टो में भी आया था ये प्ले 1608 में, जो क्वार्टो में आया था, तो ये लाइन किसकी थी? ड्यूक ऑफ एल्बनी की थी, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। यहाँ पे थोड़ा सा अपने ध्यान रखना है। चलिए, अब इस प्ले से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन है, तो जल्दी जल्दी कर लेते हैं इस प्ले से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन है, किंग लियर इज़ अ ट्रेजेडी रिटन बाय, ये एक ट्रेजेडी है, किसके द्वारा लिखी गई है? विलियम शेक्सपियर के द्वारा लिखी गई है। नेक्स्ट वन है, हु रोट नो मैन विल एवर राइट अ बेटर दैन ट्रेजेडी लियर, कि कोई भी व्यक्ति लियर से बेहतर ट्रेजेडी कभी नहीं लिख सकता। किसने ये लिखा है? तो जॉर्ज बर्नार्ड शॉ, जे.बी. शॉ। नेक्स्ट वन पे आएंगे, जल्दी जल्दी करेंगे इधर। द स्टोरी ऑफ शेक्सपियरियन ट्रेजेडी किंग लियर इज डेराइव्ड फ्रॉम द लेजेंड ऑफ, तो शेक्सपियर की जो ट्रेजेडी है किंग लियर की कहानी किस लेजेंड से ली गई है ना? तो लियर ऑफ ब्रिटेन, माइथोलॉजिकल प्री रोमन सेल्टिक किंग से ली गई है, ये ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट वन पे आएंगे, शेक्सपियर्स स्टोरी ऑफ अ किंग हु डिवाइड्स हिज रिलैम बिटवीन हिज थ्री डॉटर्स प्रोप्स द डेप्थ ऑफ ह्यूमन सफरिंग एंड डिस्पेयर, दीज लाइन्स रेफर्ड टू। तो शेक्सपियर की एक राजा की कहानी है जो अपने साम्राज्य को अपनी तीन बेटियों के बीच बांटता है
मानवीय पीड़ा और निराशा की गहराई की जांच करता है। तो ये कौन सा प्ले है? किंग लियर प्ले है। ओके, नेक्स्ट वन पे आएंगे। व्हाट डज ग्लूसेस्टर से अबाउट एडमंड व्हेन ही इंट्रोड्यूस्ड हिम? तो ग्लूसेस्टर ने एडमंड का परिचय कराते समय उसके बारे में क्या कहा कि दैट एडमंड इज इलेजिटिमेट बट दैट ही लव्स हिम। वो कहता है कि ये क्या है? इलेजिटिमेट है, ये जो मेरा बेटा है ये नाजायज़ है, लेकिन वह उससे बहुत प्यार करता है, उससे प्यार करता है। नेक्स्ट वन, हाउ डज लियर प्लान ऑन स्पेंडिंग हिज रिमेनिंग ईयर्स? तो लियर अपने जो बचे हुए जो कुछ वर्ष हैं वो कैसे व्यतीत करने की योजना बना रहा है? तो अपनी बेटियों के पास अपनी बेटियों के पास जाके वहीं रह के जो उसके बचे हुए कुछ वर्ष हैं वो ऐसे ही योजना बना रहा है कि जाके रहूँगा। हाउ डज लियर रिएक्ट टू कॉर्डेलियाज रिफ्यूज़ल टू फ्लैटर हिम? यहाँ पे बात क्या हो रही है कि कॉर्डेलिया द्वारा उसकी चापलूसी करने से इनकार करने पर लियर की क्या प्रतिक्रिया है? ही क्लेम दैट शी इज़ एन इलेजिटिमेट डॉटर। उसका दावा है, वो दावा करता है कि ये एक नाजायज़ बेटी है। मतलब जो वो चापलूसी नहीं करती है, वो सिर्फ इतना ही बोलती है जितना एक बेटी को एक बाप से प्रेम होना चाहिए, ना ज़्यादा ना कम। तो वो इस पर वो चापलूसी नहीं, एक रियलिटी बोलती है ना। लेकिन ये क्या कर देता है, इसे इलेजिटिमेट डॉटर कह देता है और निकाल देता है, अपने प्रॉपर्टी का एक भी हिस्सा नहीं देता है। नेक्स्ट वन पे आएंगे। वाई इज एडमंड जेलस ऑफ एडगर? एडमंड जो है वो एडगर से ईर्ष्या क्यों करता है, क्यों उसको जेलस रहती है? एडगर विल इनहेरिट देयर फादर्स स्टेट। तो एडगर कौन है? वो इसलिए जेलस रहता है क्योंकि वो अपने फादर के स्टेट का इनहेरिट है। ठीक है, अपने फादर की विरासत का वो एक विरासत है, क्योंकि उसको अपने फादर की विरासत में मिलेगी, उत्तराधिकारी है वो। नेक्स्ट वन, हाउ डज एडमंड मेक ग्लूसेस्टर वांट टू रीड द फॉर्ज्ड लेटर? यहाँ पे बात क्या हो रही है कि एडमंड ग्लूसेस्टर को पढ़ने के लिए कैसे प्रेरित करता है, वो जाली पत्र पढ़ने के लिए कैसे प्रेरित करता है? बी ऑब्वियसली हाइडिंग इट फ्रॉम हिम। मतलब जाहिर तौर पर वो इससे ये बात छिपा कर ही पढ़ता होगा। नेक्स्ट वन है। व्हाट डज गॉन्डिल ऑर्डर हर सर्वेंट टू डू टू लियर? गॉन्डिल अपने नौकरों को लियर के साथ क्या करने का आदेश देती है? तो एक्ट रूडली टुवर्ड हिम। मतलब क्या कहती है कि उनके प्रति एक अशिष्ट व्यवहार करो, तभी वो यहाँ से जाएंगे। Who shows up at Gondil's castle disguised as a peasant? यहाँ पे बात क्या हो रही है कि गोंडिल के महल में किसान के भेष में कौन आता है? तो केंट आता है, केयस बन के। What does the fool say to लियर? जो फूल है वो लियर से क्या कहता है? कहता है दैट इट वॉज रॉन्ग टू गिव द किंगडम टू रीगन एंड गॉन्डिल। कहता है रीगन और गॉन्डिल को राज देना तुम्हारा गलत हो गया, जो तुम अपना राज गॉन्डिल को और रीगन को दे दिए। व्हाट डज लियर से ही होप्स हैपेंस टू गॉन्डिल? अब यहाँ पे लियर क्या कहता है कि उसे उम्मीद है कि गॉन्डिल के साथ क्या होगा? सी बिकम्स इनफर्टाइल, कि वो क्या हो जाती है? वो बांझ हो जाएगी। नेक्स्ट वन है। हु प्रोटेस्ट अबाउट हाउ गॉन्डिल ट्रीट्स लियर? गॉन्डिल लियर के साथ कैसा व्यवहार करती है, इसका विरोध कौन करता है? इसका विरोध गॉन्डिल का हस्बैंड ड्यूक ऑफ एल्बनी करता है कि तुम्हें ऐसा व्यवहार नहीं करना चाहिए, आफ्टर ऑल वो तुम्हारे फादर हैं। नेक्स्ट वन, वाई इज एडमंड हैप्पी दैट कॉर्नवॉल इज विजिटिंग? यहाँ पे बात क्या हो रही है कि एडमंड कॉर्नवॉल के आने से क्यों खुश है? ही कैन यूज़ कॉर्नवॉल इन हिज प्लॉट अगेंस्ट एडगर, क्योंकि वह एडगर के विरुद्ध अपनी साजिशों में कॉर्नवॉल का उपयोग कर सकता है, इस वजह से वो खुश है। नेक्स्ट वन, हु कट्स एडमंड्स आर्म? एडमंड की बाँह किसने काटी? तो एडमंड ही काटता है अपनी बाँह। ये क्वेश्चन थोड़ा सा हुआ, लेकिन एडमंड अपनी बाँह खुद काटता है। नेक्स्ट वन मिनट। हु डज रीगन से मस्ट हैव गिवन एडगर द आइडिया टू किल ग्लोसेस्टर? तो रीगन के अनुसार किसने एडगर को ग्लोसेस्टर को मारने का विचार दिया होगा? तो लियर के नाइट्स ने दिया है, लियर के जो सूरवीर हैं वो दिए हैं। हाउ डू कॉर्नवॉल एंड रीगर पनिश केंट? कॉर्नवॉल और रीगन केंट को कैसे दंडित करते हैं? दे पुट हिम इन द स्टॉक्स, वह उन्हें एक स्टॉक में डाल देते हैं। नेक्स्ट, हु हैज़ प्रोमिस्ड केंट हेल्प फ्रॉम अब्रॉड? तो केंट को विदेश से सहायता का वादा किसने दिया है? कॉर्डेलिया देती है। इसकी शादी हो जाती है किंग ऑफ फ्रांस के साथ। नेक्स्ट वन, व्हाट डज एडगर डिस्गाइज हिमसेल्फ एज? एडगर जो है वो स्वयं को किस रूप में डिस्गाइज करता है? तो एन एंशिएंट बेगर, जिसका नाम क्या रहता है? टॉम। नेक्स्ट वन है। व्हाट एक्सक्यूज डू रीगन एंड कॉर्नवॉल गिव फॉर नॉट स्पीकिंग विद लियर इमीडिएटली?
लियर से तुरंत बात ना करने के लिए रीगन और कॉर्नवाल क्या बहाना देते हैं? दे आर सिक एंड टायर्ड मतलब वो बीमार हैं और थके हैं। ठीक है, नेक्स्ट वन पे आएंगे हम। Who shows up at Gloucester's castle during Lear's confrontation with Regan? तो रीगन के साथ लियर के टकराव के दौरान ग्लोसेस्टर के महल में कौन दिखाई देता है? तो गॉन्ड्रिल दिखाई देती है। नेक्स्ट, व्हाट डू गॉन्ड्रिल एंड रीगा डिमांड ऑफ लियर? तो गॉन्ड्रिल और जो रीगन है वो लियर से क्या मांग करते हैं? ही मस्ट गिव अप ऑल हिज सर्वेंट टू लिव विद देम, मतलब वो अपने सभी नौकरों को उनके साथ रहने के लिए छोड़ना होगा। अभी जो बचा कुचा है वो भी मांग रहे हैं लोग। नेक्स्ट वन आएंगे, वेयर डज लियर गो आफ्टर रिफ्यूजिंग हिज डॉटर्स डिमांड? मतलब अपनी बेटियों की मांगों को अस्वीकार करने के बाद लियर कहाँ जाता है? तो आउट इनटू द स्टॉर्म, वो तूफान में निकल जाते हैं। जैसा कर्म है ना, जैसा वो करते हैं वैसा उनको मिलता है। हु इज सर्चिंग फॉर लियर ऑन द हीथ पर लियर को कौन खोज रहा है? तो केंट खोजता है। व्हाट डज केंट गिव टू द नाइट टू द डिलीवर टू कॉर्डिलिया? तो कॉर्डिलिया को देने के लिए केंट नाइट को क्या देता है? एक रिंग देता है। नेक्स्ट, When they are caught in the storm, what does the fool suggest that Lear do? तो जब वे तूफान में फंस जाते हैं तो फूल लियर को क्या करने का सुझाव देता है? बेग हिज डॉटर्स फॉर शेल्टर, मतलब अपनी बेटियों से आश्रय की याचना करें, कि आसरा दे दे। नेक्स्ट, व्हाट डिड रीगन, गॉनरिल एंड कॉर्नवॉल डू व्हेन ग्लोसेस्टर आस्क्ड टू गो लुक फॉर लियर? मतलब जब ग्लोसेस्टर ने लियर की तलाश में जाने के लिए कहा तो रीगन, गॉनरिल और कॉर्नवाल ने क्या किया? उन्होंने क्या किया? टुक ओवर हिज कैसल एंड ऑर्डर्ड हिम नॉट टू मेंशन लियर अगेन। उन्होंने क्या कह दिया कि उसके महल पर कब्जा कर लिया और उसे आदेश दे दिया कि वो दोबारा लियर का उल्लेख ना करें, लियर का मेंशन ना करें। नेक्स्ट वन, whom does Gloucester's plan एडमंड decide to tell about? तो यहाँ पे बात क्या हो रही है कि एडमंड ने ग्लोसेस्टर की योजनाओं के बारे में किसे बताने का निर्णय लिया? कॉर्नवॉल को। नेक्स्ट, व्हाई डज लियर रेजिस्ट गोइंग इनटू हॉवेल? तो लियर झोपड़ी में जाने का विरोध क्यों करता है? ही सेज ही इज सो अपसेट ही कांट फील द स्टॉर्म, मतलब वो कहता है कि वो इतना परेशान है कि वह उसे तूफान का एहसास ही नहीं हो रहा है। हु इज़ इन द हॉवेल ऑलरेडी? हॉवेल मतलब होता है झोपड़ी, यानी कि पहले से ही झोपड़ी में कौन मिलता है? एडगर मिलता है। देखिए शेक्सपियर के जो प्ले है ना वो आपके एग्जाम के लिए, सभी एग्जाम्स के लिए प्ले हैं, लाइक आपके TGT, PGT, अभी आपका जो अपकमिंग एग्ज़ाम होने वाला है DSSB TGT, उसमें तो यही पूरा साफ ही साफ कह दिया है कि शेक्सपियर के प्लेज ही हैं, तो वहाँ उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट वन पे आएंगे, व्हाट डज एडगर क्लेम हिज हैपनिंग टू हिम? मतलब एडगर का दावा है कि उसके साथ क्या हो रहा है? ही इज़ बीइंग परस्यू एंड पजेस्ड बाय डेविल्स, मतलब शैतान उसका पीछा कर रहा है, उस पर कब्जा कर रहे हैं। वाई डज लियर टेक ऑफ हिज क्लॉथ? लियर अपने कपड़े क्यों उतारते हैं? तो आउट ऑफ सिंपैथी विद एडगर, यानी कि एडगर के प्रति सहानुभूति के कारण वो उनको आश्रय दे देते हैं। और क्या, हाउ डज एडमंड रिएक्ट टू द रेवलेशन ऑफ हिज फादर्स एक्शन? यहाँ पे बात कर रहे हैं कि एडमंड अपने पिता के कार्यों के जो रहस्य है उस पर कैसी प्रतिक्रिया देते हैं? तो ही प्रिटेंड्स टू बी हॉरिफाइड बट इज सेक्रेटली ग्लैड, वो भयभीत होने का दिखावा करता है लेकिन अंदर ही अंदर वो बहुत खुश होता है जब एडमंड को बताते हैं। व्हाट डज ग्लोसेस्टर ओवर हियर व्हेन गैदरिंग सप्लाईज? तो यहाँ पे बात क्या हो रही है कि ग्लोसेस्टर क्या सुनते हैं जब सारे लोग इकट्ठा होते हैं? जब सारे लोग इकट्ठा करते समय ग्लोसेस्टर क्या सुनते हैं? अ प्लॉट टू किल लियर, यानी कि लियर को मारने की साजिश वो सुन लेते हैं। नेक्स्ट वन है, वेयर डज ग्लोसेस्टर आस्क केंट टू टेक लियर? ग्लोसेस्टर ने केंट को लियर को कहाँ ले जाने के लिए कहा? तो डोवर में ले जाने के लिए कहा, बचाने के लिए। व्हाट डज एडगर रियलाइज आफ्टर सीइंग लियर सफरिंग? तो लियर की पीड़ा देखकर एडगर को क्या एहसास हुआ? हिज ओन सफरिंग इज इनसिग्निफिकेंट, उसका अपना जो दुख है वो उतना महत्वपूर्ण नहीं लगा जितना कि लियर का लगा।
नेक्स्ट वन पे आएंगे, वाई डज एडमंड हैव टू गो विद गोंडिल टू एल्बनीज प्लेस। तो एडमंड को गोंडिल के साथ एल्बनी के महल में क्यों जाना पड़ता है? टू अवॉइड सीइंग हिज फादर सफ़र, ताकि वो अपने पिता को कष्ट में ना देख सके। नेक्स्ट वन पे आएंगे, व्हाट पनिशमेंट डू कॉर्नवाल एंड रीगन इन्फ्लिक्ट ऑन ग्लूसिस्टर। तो कॉर्नवाल और रीगन ने ग्लूसिस्टर को क्या सजा दी? दे गॉज आउट हिज आइज, उन्होंने उसकी आंखें निकाल ली। तो उन्होंने क्या किया? दे गाउज आउट हिज आइज, उन्होंने उनकी आंखें निकाल ली। नेक्स्ट, व्हाट डज एडगर प्रिटेंड टू अलाउ ग्लूसिस्टर टू डू। मतलब यहाँ पे क्या बात कर रहे हैं कि एडगर ग्लूसिस्टर को क्या करने की अनुमति देने का दिखावा करता है? तो जंप ऑफ अ क्लिफ, मतलब वो एक चट्टान से कूद जाए, ये दिखावा करता है। हु डज एडगर से वॉज विद ग्लूसिस्टर, सॉरी यहाँ पे बात क्या हो रही है कि एडगर ग्लूसिस्टर को क्या करने की अनुमति देने का दिखावा करता है? तो जंप ऑफ अ क्लिफ सही है। हु डज एडगर से वॉज विद ग्लूसिस्टर एट द टॉप ऑफ द क्लिफ। तो यहाँ पे बात क्या हो रही है कि एडगर के अनुसार चट्टान के जो सबसे ऊपर है, शीर्ष पर, ग्लूसिस्टर के साथ कौन था? तो एक डेविल था। नेक्स्ट, हु एनकाउंटर्स एडगर एंड ग्लूसिस्टर इन द मैडेंड स्टेट। तो यहाँ पे बात करें कि पागल, एक मैडेंड स्टेट में, पागल अवस्था में एडगर और ग्लूसिस्टर का सामना कौन करता है? तो लियर करता है। व्हाट हैपन्स व्हेन ऑसवाल्ड ट्राइज टू किल ग्लूसिस्टर। क्या होता है जब ऑसवाल्ड ग्लूसिस्टर को मारने की कोशिश करता है? तो एडगर डिफेंड्स हिज फादर एंड किल्स ऑसवाल्ड। तो एडगर यहाँ पे क्या करता है? अपने पिता को बचाव करता है और ऑसवाल्ड को मार डालता है। नेक्स्ट वन, ये भेजी रहती है रीगन। व्हाट डज एडगर टेक फ्रॉम ऑसवाल्ड एज ही डाइज। तो एडगर मरते समय ऑसवाल्ड से क्या लेता है? तो अ पैकेट ऑफ लेटर्स, मतलब पत्रों का एक पैकेट लेता है। होम डज एडगर एनकाउंटर ऑन द हीथ। हीथ पर एडगर का सामना किससे होता है? हिज ब्लाइंडेड फादर, उसके अंधे पिता से। दो कहानी इसमें चलती है, एक तरफ है किंग लियर की, एक तरफ ग्लूसिस्टर की। वेयर डज ग्लूसिस्टर आस्क टू बी टेकन। तो यहाँ पे क्या बात हो रही है कि ग्लूसिस्टर कहाँ ले जाने को कहता है? तो द टॉप ऑफ द हाईएस्ट क्लिफ इन डोवर, डोवर की सबसे ऊंची चट्टान की चोटी पर। नेक्स्ट वन, होम डज गोंडिल डिस्कवर टू डू नो लॉन्गर ऑन हर साइड। यानी कि गोंडिल को किसका पता चलता है? पता चलता है कि अब वह उसके पक्ष में नहीं है। तो एल्बनी को पता चल जाता है। एल्बनी साफ साफ कह देता है तुम जो करना है करो, लेकिन मैं तुम्हारा साथ इसमें नहीं दूंगा। हाउ डज एल्बनी रिगार्ड कॉर्नवाल्स डेथ। तो यहाँ पे बात क्या हो रही है कि एल्बनी कॉर्नवाल की मृत्यु को किस प्रकार मानता है? एट अ जस्ट पनिशमेंट, ऐसा मानता है कि ये उसके कर्मों का फल है, मतलब एक सजा के तौर पे। वाई इज गोंडिल अपसेट अबाउट कॉर्नवाल्स डेथ। तो यहाँ पे बात क्या हो रही है कि कॉर्नवाल की डेथ से गोंडिल क्यों परेशान है? नाउ रीगन कैन परस्यू। अब रीगन क्या है? अब रीगन पीछा कर सकती है किसका? एडमंड का। अब वो अकेले हो गई है, उसका कोई पति नहीं है, क्योंकि दोनों ही एडमंड की तरफ जाते हैं, झुकाव उन लोग का रहता है। बट अब पति नहीं है तो उसको एक क्या बोलते हैं, उसको लाइसेंस मिल जाता है कि पति नहीं है, तो अब उसके पीछा जा सकती है वो। हु इज़ इन चार्ज ऑफ द फ्रेंच आर्मी। तो फ्रेंच आर्मी का इंचार्ज कौन है, यानी कि फ्रेंच आर्मी की प्रभारी कौन रहती है? तो कॉर्डिलिया रहती है। वाई डज लियर नॉट वॉन्ट टू सी कॉर्डिलिया। तो लियर कॉर्डिलिया को क्यों नहीं देखना चाहता, क्यों नहीं मिलने चाहते? क्योंकि वो असेम्ड हैं हाउ ही ट्रीटेड हर, कि कैसे उन्होंने उसके साथ व्यवहार किया, इसलिए वो नहीं मिलना चाहते। व्हाट डज द डॉक्टर से दैट लियर नीड्स। डॉक्टर क्या कहते हैं कि लियर को क्या चाहिए? नींद चाहिए। नेक्स्ट है, व्हाई डज रीगन थिंक दैट एडमंड शुड बी विद हर रेदर दैन विद गोंड्रिल। यहाँ पे बात क्या हो रही है? रीगन को ऐसा क्यों लगता है कि एडमंड को गोंड्रिल के बजाय उसके साथ रहना चाहिए? रीगन को ऐसा क्यों लगता है कि जो एडमंड है वो गोंडिल के बजाय मेरे साथ, क्योंकि उसका हस्बैंड मर चुका है, अभी मैंने बताया, वाइल गोंडिल इज स्टिल अलाइव, जो कि गोंडिल का जो हस्बैंड है वो अभी जिंदा है, तो भाई मेरे पास लाइसेंस है, मेरे साथ रहना चाहिए ना, ऐसा उसका कहना है। नेक्स्ट वन पे आएंगे, व्हाट डज रीगन प्रॉमिस ओसवाल्ड अ रिवॉर्ड फॉर। यानी कि रीगन ने ओसवाल्ड को किस चीज़ के लिए इनाम देने का वादा किया था? तो किलिंग ग्लॉसेस्टर की मतलब ग्लॉसेस्टर को मार के उसको इनाम देने का वादा किया था। व्हाट डज रीगन आस्क एडमंड नॉट टू डू। तो रीगन ने एडमंड को क्या ना करने के लिए कहा? स्लीप विद गोंड्रिल। ओके, नेक्स्ट वन है, व्हाई डज एल्बनी हैव मिक्स्ड फीलिंग्स अबाउट फाइटिंग द इन्वाइडर्स। यहाँ पे बात क्या हो रही है कि जो इन्वाइडर्स हैं, जो आक्रमणकारी हैं, आक्रमणकारियों से लड़ने के बारे में एल्बनी के मन में मिश्रित भावनाएं क्यों हैं? क्योंकि ही इज सिंपैथेटिक टू लियर,
क्योंकि वो लियर के प्रति बहुत ही सहानुभूति रखते हैं। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं हम। What does Edgar give Albany? एडगर एल्बनी को क्या देते हैं? तो अ लेटर फ्रॉम गॉन्डिल टू एडमंड, मतलब गॉन्डिल का एडमंड का एक पत्र रहता है, ठीक है। वो सॉरी whom has Edmund shown his love to? एडमंड ने किससे अपने प्यार की कसम खाई है? रीगन एंड गॉन्डिल से, दोनों ही बहनों से। नेक्स्ट, What does Edmund vow to do to Lear and Cordelia? एडमंड ने लियर और कॉर्डेलिया के प्रति क्या करने की प्रतिज्ञा की है कि पनिश देम सिवियरली, बहुत ही कड़ी सजा दूंगा उन दोनों को। ओके, व्हाट इज लियर्स फ्लॉ एट द बिगनिंग ऑफ द प्ले? तो प्ले की शुरुआत में लियर का दोष क्या है? ही वैल्यूज अपीयरेंस ओवर रियलिटी, मतलब उसने किसको अपीयरेंस को सबसे ज़्यादा वैल्यू दिया बजाय मतलब किसको, वास्तविकता को। अपीयरेंस मतलब दिखावे को। दोनों बेटियां ने क्या किया था? दिखावा ही तो किया था, चापलूसी की थी, दिखावा किया था, और वहीं पे कॉर्डेलिया ने रियल बताया था, तो इसकी चीज़ ना मान के वो इसको वैल्यू ज़्यादा दिया। नेक्स्ट वन, बाय द एंड ऑफ द प्ले हुम डज लियर वैल्यू अबव एवरीवन एल्स? तो नाटक के अंत तक लियर बाकी सभी से ऊपर किसे महत्व देता है? तो कॉर्डेलिया को। लास्ट में ऑब्वियसली वो देंगे ही। विच ऑफ द प्लेज विलन्स फाइट्स अगेंस्ट एस्टैब्लिश सोशल ऑर्डर? तो यहाँ पे बात क्या हो रही है कि प्ले का कौन सा खलनायक स्थापित सामाजिक व्यवस्था के विरुद्ध लड़ता है? यही है एडमंड। व्हाट डज एडमंड वांट थ्रू आउट द प्ले? पूरे प्ले के दौरान एडमंड क्या चाहता है? टू बी रिकॉग्नाइज एज लेजिटिमेट। देखिए यहाँ पे क्या बात हुई है कि पूरे प्ले में एडमंड क्या चाहता है? उसे एक लेजिटिमेट के रूप में जाना जाए, पहचाना जाए। इसका तो समझ में आता है ये चाल ओल क्यों चलता है, लेकिन ओथेलो में याको का नहीं पता चलता वो ऐसा क्यों करता है, बिना उसका फ़ायदे के वो सब कुछ लड़ाता उड़ाता है। व्हाट ट्रेड डू गॉन्डिल एंड रीगन शेयर? यहाँ पे बात कर रहे हैं कि गॉन्डिल और रीगन किस गुण को साझा करते हैं? तो अ कैपेसिटी फॉर इविल, बुराई के। नेक्स्ट, व्हाट आर द नेम्स ऑफ लियर्स चिल्ड्रन? तो रीगन, गॉन्डिल एंड कॉर्डेलिया। व्हाई डज द किंग ऑफ फ्रांस मैरी कॉर्डेलिया? किंग ऑफ फ्रांस जो है वो कॉर्डेलिया से शादी क्यों करते हैं? फॉर हर वर्चू, मतलब जो उनके गुण के लिए, जो गुण थी, जो सच्चाई उसने बोला था। विच कैरेक्टर डिस्गाइज हिमसेल्फ एज अ क्रेजी बिगर? यहाँ पे बात क्या हो रही है? कौन सा कैरेक्टर खुद को एक पागल भिखारी के रूप में डिस्गाइज करता है? एडगर। हु इज मैरिड टू गॉन्डिल? गॉन्डिल से शादी कौन करता है? ड्यूक ऑफ एल्बनी। नेक्स्ट, हाउ डज द फूल गिव लियर एडवाइस? जो फूल है वो लियर को क्या सुझाव देता है? थ्रू पंस एंड सॉन्ग्स, कि जुमलों और गानों के जरिए। व्हाट डज द नेम ऑफ शेक्सपियर थिएटर कंपनी? शेक्सपियर की थिएटर कंपनी का नाम क्या था? तो द किंग्स मैन। किंग्स मैन 1603 में बनता है, इसके पहले द लॉर्ड चैम्बरलेन में था। हाउ डू शेक्सपियर्स कंटेम्पररीज परसीव हिज वर्क एट द टाइम ऑफ हिज डेथ? यहाँ पे बात क्या हो रही है कि शेक्सपियर के जो समकालीनों ने उनकी मृत्यु के समय उनके काम को, उनके वर्क को किस प्रकार देखा? तो एज टाइमलेस, एक टाइमलेस के रूप में देखा। ठीक है। नेक्स्ट, व्हाट प्लेज डिड शेक्सपियर राइट बिफोर एंड आफ्टर किंग लियर? तो कौन सा प्लेज उन्होंने किंग लियर से पहले और किंग लियर के बाद लिखा? ओथेलो एंड मैकबेथ, दोनों ही ट्रेजेडी थी। व्हेन डिड द इवेंट्स डिपिक्ट इन किंग लियर सपोजिटली अकर? तो यहाँ पे बात क्या हो रही है कि किंग लियर में जो घटनाएं हुई थी वो कथित तौर पर कब घटित हुई थी? तो 18th सेंचुरी BCE। ठीक है, 8वीं शताब्दी ईसा पूर्व। नेक्स्ट, विच हिस्टोरिकल इवेंट में हैव इन्फ्लुएंस्ड शेक्सपियर एज ही रोड द प्ले? तो नाटक लिखते समय या प्ले लिखते समय किस हिस्टोरिकल इवेंट ने शेक्सपियर को प्रभावित किया होगा? द डेथ ऑफ एलिजाबेथ एंड सक्सेशन ऑफ जेम्स फर्स्ट। नेक्स्ट, हाउ डज लियर इनिशियली वांट टू पास ऑन हिज किंगडम? तो लियर शुरुआत में अपने राज्य को किस प्रकार हस्तांतरित करना चाहते थे? बाय डिवाइडिंग इट बिटवीन हिज डॉटर्स, मतलब इसे अपनी बेटियों के बीच बांट कर। ठीक है, 1 मिनट। चलिए नेक्स्ट 76 पे आते हैं। हाउ डज लियर रिएक्ट व्हेन ही रियलाइज हिज डॉटर्स आर बिट्रेइंग हिम? मतलब जब लियर को पता चलता है कि उसकी बेटी उसे धोखा दे रही है तो उनकी क्या प्रतिक्रिया होती है? ही बिगिंस
टू गो इनशेन, मतलब वो पागल होने लग जाते हैं। वॉट डू रीगन एंड कॉर्नवॉल डू टू ग्लोसेस्टर अपॉन डिस्कवरिंग दैट ही इज़ हेल्पिंग लियर। जब रीगन और कॉर्नवॉल को पता चला कि ग्लोसेस्टर लियर की मदद कर रहा है तो उन्होंने उसके साथ क्या किया, उन्हें अंधा कर दिया। नेक्स्ट, वॉट डू गॉन्ड्रिल एंड एडमंड कंस्पायर टू डू, मतलब गॉन्ड्रिल और एडमंड क्या करने की साजिश रचते हैं, तो किल एल्बनी। बताओ ये अपने ही हस्बैंड को मारने जा रही है एडमंड से मिलकर, ये किस टाइप की होंगी औरतें दोनों। हमको तो पढ़ाते हुए गुस्सा आ रही है। विच 3 कैरेक्टर्स आर स्टिल अलाइव एट द एंड ऑफ द प्ले। यहाँ पे बात क्या हो रही है कि प्ले के अंत में कौन से 3 कैरेक्टर थे अभी भी जीवित हैं, तो एडगर जीवित रहता है, केंट एंड एल्बनी। ठीक है, नेक्स्ट वन, विच ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चंस डज द प्ले रेज। यहाँ पे बात है नाटक के, मतलब नाटक निम्नलिखित में से कौन सा प्रश्न उठाता है, तो इज द वर्ल्ड जस्ट, क्या संसार न्यायपूर्ण है। ये जो प्ले है ना, ये प्ले यही क्वेश्चन उठाता है। व्हाट डज लियर रियलाइज इन द स्टॉर्म ऑन द हीथ, तो हीथ पर स्टॉर्म में लियर को क्या रियलाइज होता है, क्या एहसास होता है। दैट ह्यूमैनिटी इज इनसिग्निफिकेंट कंपेयर टू नेचर, मतलब प्रकृति की तुलना में मानवता ही इनसिग्निफिकेंट है, मानवता बहुत ही इनसिग्निफिकेंट है बजाय नेचर के। नेक्स्ट वन है विच ऑफ द प्लेज रिलेशनशिप्स डिमॉन्स्ट्रेट सेल्फ सेक्रीफाइसिंग लव। तो यहाँ पे बात कर रही है कि प्ले का कौन सा रिश्ता आत्म बलिदान प्रेम को प्रदर्शित करता है, तो कॉर्डिलियाज विद लियर। ठीक है, व्हाट डज द प्ले सजेस्ट अबाउट बिट्रेयर्स, तो प्ले विश्वासघातियों के बारे में क्या सुझाव देता है। दे अल्टीमेटली बिट्रे ईच अदर, मतलब वे अंततः एक दूसरे को धोखा ही देते हैं कोई भी। अब देखो रीगन और गॉन्ड्रिल दोनों ही बहने रहते हैं, पहले शुरुआत में तो दोनों सही रहते हैं, लेकिन अंततः उन्होंने एक लड़के के लिए आपस में ही धोखा दे दिया, उसे जहर दे देती है अपनी बहन को, गॉन्ड्रिल रीगन को। विच 2 कैरेक्टर्स पैरेलल ईच अदर द मोस्ट, तो यहाँ पे बात क्या हो रही है कि कौन से 2 कैरेक्टर एक दूसरे के सबसे अधिक समांतर हैं, तो लियर एंड ग्लोसर, क्योंकि दोनों की कहानी सेम चलती है, दोनों ही परेशान रहते हैं अपने बच्चों से। लियर इज किंग ऑफ व्हाट कंट्री, तो लियर किस देश के राजा रहते हैं, ब्रिटेन के। विच वन ऑफ द लियर्स डॉटर इज सेंट इनटू एग्जाइल, तो यहाँ पे बात क्या हो रही है, 86 लियर की किस बेटी को निर्वासन में भेजा गया है, मतलब किस बेटी को एग्जाइल कर दिया जाता है, कॉर्डिलिया को। विच वन ऑफ द लियर्स काउंसलर्स रेप्रीमेंड टू द किंग ऑफ फॉर एग्जाइलिंग हिज डॉटर्स, तो क्लियर के सलाहकारों में से कौन सा अपनी बेटी को निर्वासित करने के लिए राजा को फटकार लगाता है, तो केंट को बुरा लगता है और वो बोल देता है वहाँ पे कि तुम गलत कर रहे हो। हु इज ग्लोसेस्टर्स बास्टर्ड सन, तो ग्लोसेस्टर का बास्टर्ड सन कौन है, क्वेश्चन ऐसे भी पूछा जाता है, क्वेश्चन इलिजिटिमेट सन के, तो एडमंड ही आएगा। विल लियर विजिट गॉन्ड्रिल, व्हाट डज सी डिमांड ऑफ हिम, यहाँ पे बात क्या हो रही है कि जब लियर गॉन्ड्रिल से मिलने जाती है तो उससे वो क्या मांग करती है। दैट ही सेंड अवे सम ऑफ हिज नाइट्स, यानी कि वह कुछ अपने सूरवीरों को विदा कर दे, मेरे पास भेज दे। व्हेन दे हियर दैट लियर इज कमिंग टू विजिट देम, वेयर डू रीगन एंड कॉर्नवॉल गो, तो जब वे सुनते हैं कि लियर उनसे मिलने आ रहे हैं तो रीगन और कॉर्नवॉल कहाँ जाते हैं, टू ग्लोसेस्टर कैसल, ग्लोसेस्टर के महल में चले जाते हैं। जैसी बेटी वैसे दामाद। वाई इज केंट थ्रोन इन टू द स्टॉक्स, यहाँ पे बात करें केंट को स्टॉक में क्यों डाला गया, फॉर बीटिंग ऑसवाल्ड विद द फ्लैट ऑफ हिज शोवर्ड, क्योंकि वो ऑसवाल्ड को अपनी तलवार से मारता है इस वजह से। व्हेन ही फील्स फ्रॉम हिज फादर हाउ डज एडगर डिस्गाइज हिमसेल्फ, तो जब वो अपने पिता से भाग जाता है तो एडगर स्वयं को कैसे छिपाता है, एज अ कॉमन बेगर टॉम के रूप में। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। When Lear tells Regan that Gondril has wronged him, what does Regan advise him to do? जब लियर रीगन को बताता है, अब बड़ी बेटी उसके साथ तो बहुत दुर्व्यवहार करती है, तो वो छोटी सेकंड वाली बेटी के पास जाता है, तो जब बताता है रीगन को कि गॉन्ड्रिल ने उसके साथ अन्याय किया है, तो रीगन उसे क्या करने की सलाह देती है। अब इस पर वो क्या सलाह, गो टू गॉन्ड्रिल एंड आस्क फॉर फॉरगिवनेस, मतलब जाओ गॉन्ड्रिल के पास और उससे माफ़ी मांगो, अपने ही पिता को कह रही है। आफ्टर ही कर्जेस बोथ गॉन्ड्रिल एंड रीगन, व्हाट डज लियर डू, मतलब गॉन्ड्रिल और रीगन दोनों को श्राप देने के बाद लियर क्या करते हैं, तो ही स्टॉर्म्स आउट ऑफ ग्लोसेस्टर कैशल, वो महल, मतलब वो ग्लोसेस्टर के महल के बाहर तूफान में निकल जाते हैं, अकम्पनीड बाय द फूल के साथ। नेक्स्ट, होम डज लियर मीट लिविंग इन अ लिटिल होवेल ऑन द हीथ पर लियर एक छोटी सी झोपड़ी में किससे मिलते हैं, तो एडगर जो कि डिस्गाइज रहता है एक बेगर के रूप में टॉम।
नाम रहता है टॉम। वाई इज ग्लूसेस्टर अक्यूज्ड फॉर ट्रीजन, यानी कि ग्लूसेस्टर पर राजद्रोह का आरोप क्यों लगाया गया है? बिकॉज एडमंड रिवील्स लेटर शोविंग दैट ही नोज ऑफ अ फ्रेंच इन्वेजन, क्योंकि एडमंड ने उन पत्रों का खुलासा किया है जिनसे पता चलता है कि वो फ्रांसीसी आक्रमण के बारे में जानता है। कौन? ग्लूसेस्टर, इस वजह से। नेक्स्ट, वेयर डज ग्लूसेस्टर सेंड लियर एंड हिज अटेंडेंट्स, तो यहाँ पे बात क्या हो रही है कि ग्लूसेस्टर लियर और उसके जो अटेंडेंट्स को कहाँ भेजता है? डोवर में भेजता है। हाउ इज ग्लूसेस्टर पनिश फॉर हिज ट्रीजन, ग्लूसेस्टर को ग्लूसेस्टर को उनके देशद्रोह के लिए कैसे दंडित किया जाता है? तो ही इज़ ब्लाइंडेड, इन्हें अंधा कर दिया जाता है। बताइए। नेक्स्ट वन, हु एनकाउंटर्स ग्लूसेस्टर ऑन द हीथ एंड ऑफर्स टू लीड हिम टू डोवर, यहाँ पे बात कर रही है कि हीथ पर ग्लूसेस्टर का सामना कौन करता है, उसे डोवर तक ले जाने की पेशकश कौन करता है? तो एडगर करता है। हु इज़ लीडिंग द आर्मी दैट लैंड्स एट डोवर, तो यहाँ पे डोवर में उतरने वाली सेना का नेतृत्व कौन कर रहा है? कॉर्डेलिया कर रही है। ये तो एक काल्पनिक कहानी है ना, लेकिन ऐसा लगता है कि सारा कुछ रियल है। रियल में हो जाए तो सोचो कितना दर्दनाक कहानी है ये। वाई डज ग्लूसेस्टर वांट टू रीच द क्लिफ्स ऑफ डोवर, यानी कि डोवर में उतरने वाली ग्लूसेस्टर डोवर की चट्टान तक क्यों पहुंचना चाहता है? ही वांट्स टू थ्रो हिमसेल्फ ओवर द क्लिफ्स, मतलब वो खुद को चट्टानों पर फेंकना चाहता है, मतलब मरना चाहता है। टू होम आर बोथ गोंडल एंड रीगर अटैच्ड, दोनों बहनें किससे अटैच थी? तो एडमंड से थी। नेक्स्ट, बिफोर द बैटल बिटवीन द फ्रेंच एंड इंग्लिश आर्मीज टू हुज कैंप इज लियर ब्रॉड, तो यहाँ पे बात क्या हो रही है कि फ्रांसीसी और अंग्रेजी सेनाओं के बीच युद्ध से पहले लियर को किसके शिविर में लाया गया? तो कॉर्डेलिया के शिविर में। व्हाट हैपेंस टू लियर एंड कॉर्डेलिया ड्यूरिंग द बैटल, बैटल के दौरान लियर और कॉर्डेलिया के साथ क्या होता है? तो एडमंड टेक्स देम कैप्टिव, एडमंड उन्हें बंदी बना लेता है। नेक्स्ट, हाउ डज रीगन डाई, रीगन कैसे मरती है? गोंडल उसे जहर दे देती है। हु फाइट्स अ डुअल विद एडमंड, तो एडमंड के साथ डुअल कौन करता है? तो एडगर करता है। व्हाट डज एडमंड रिवील एज ही लाइज डाइंग, तो यहाँ पे बात मरते समय एडमंड ने क्या प्रकट किया? दैट दे ऑर्डर्ड कॉर्डेलिया किंग, वो आदेश देता है कि कॉर्डेलिया को मार दिया जाए। व्हाट हैपेंस टू कॉर्डेलिया? सी इज हैंग्ड इन प्रिजन, उन्हें प्रिजन में हैंग कर दिया जाता है उसे। व्हाट हैपेंस टू लियर एट द एंड ऑफ द प्ले, प्ले के अंत में लियर के साथ क्या होता है? ही डाइज वाइल वीपिंग ओवर, वो क्या कर देता है? यहाँ पे बात क्या हो रही है कि उसके साथ लियर के साथ क्या होता है? तो कॉर्डेलिया के शरीर पर रोते हुए उनकी डेथ हो जाती है लियर की। ओके, नेक्स्ट जल्दी पे आते हैं, जल्दी करते हैं। किंग लियर इज एन एडमायरेबल ट्रेजेडी एज अ शेक्सपियर रोट इट बट एज इट रिफॉर्म्ड अकॉर्डिंग टू, यहाँ पे बात करें किंग लियर एक एडमायरेबल ट्रेजेडी है और शेक्सपियर ने इसे लिखा है, जैसे कि शेक्सपियर ने इसे लिखा था। लेकिन जैसे जैसे इसमें सुधार किया गया, आगे देखेंगे, जैसे जैसे इसमें सुधार किया गया, चेमरिकल नोशन ऑफ पोएटिक जस्टिस, तो इसकी जो काव्यात्मक न्याय की चेमरिकल धारणा है, इट हैज़ लॉस्ट हाफ इट्स ब्यूटी, जिसके कारण ये अपनी सुंदरता का आधा हिस्सा खो दिया है। दीज लाइन्स रिटन बाई, ये जो लाइनें हैं ना, दीज लाइन्स रिटन बाई, ये लाइनें किसके द्वारा लिखी गई है? यहाँ पे डैश था, यहाँ पे डैश है कि ये जो लाइनें हैं ना, यहाँ से लेके यहाँ तक किसने ये लाइनें लिखी है? एज अ कॉमेंट ऑन द हैप्पी एंडिंग वर्जन ऑफ द प्ले बाय नाहम टेट, जो नाहम टेट ने जो हैप्पी एंडिंग दिया था कॉर्डेलिया और एडगर की शादी करा के, उस प्ले पे ये इन्होंने एक कमेंट किया है और ये बात कही है। तो किसने ये कहा है? जोसेफ एडिसन ने कहा है। नेक्स्ट, if Lear is to be shaped and to pass the remainder of his days in happiness, the whole story loses its signification. These lines are written by, ये लाइनें किसके द्वारा लिखी गई? यदि लियर को, यहाँ पे बात क्या हो रही है कि यदि लियर को बचाना है और अपने शेष दिनों को उसमें उनके साथ बिताना है, तो पूरी स्टोरी का अर्थ खो जाता है। ये लाइनें किसने लिखी है? तो श्लेगल ने लिखी है। Who said Kent is the nearest to perfect goodness of all Shakespeare's characters and at the most individualized, यहाँ पे बात क्या हो रही है कि किसने कहा है कि केंट शेक्सपियर के सभी कैरेक्टरों की पूर्ण अच्छाई के सबसे करीब है, फिर भी सबसे व्यक्तिगत है? तो एस.टी. कॉलरिज कहते हैं। Who speak the following lines, ये लाइनें कौन कहता है? आई एम अ मैन मोर सिनर अगेंस्ट दैन सिनिंग, तो किंग लियर में किंग लियर ही कहते हैं। Who speak the following line in किंग लियर में लाइनें कौन कहते हैं? कौन कहता है? द एंगर राइजेज व्हेन द ओल्ड डॉथ फॉल, एडमंड कहता है। नेक्स्ट,
इन विच शेक्सपियन प्ले डज क्यूरन अपीयर, तो क्यूरन कब कहाँ किस शेक्सपियर के किस प्ले में अपीयर होता है, तो किंग लियर में। अबाउट क्यूरन क्या होता है, एक कोर्टियर रहता है, ध्यान रखिएगा। अबाउट विच ऑफ शेक्सपियर प्ले क्रिटिक फ्रैंक किरमोड कॉमेंट्स, यहाँ पे बात क्या हो रही है 116 में कि शेक्सपियर के किस प्ले के बारे में क्रिटिक फ्रैंक किरमोड का कमेंट है। द प्ले ऑफर्स नीदर इट्स गुड कैरेक्टर नॉर इट्स ऑडियंस एनी रिलीफ फ्रॉम इट्स क्रुएलिटी, मतलब ये जो नाटक है ना तो अपने अच्छे कैरेक्टर और ना ही अपने अच्छे ऑडियंस को इसकी क्रूरता से कोई राहत देता है। किंग लियर की बात कर रहे हैं, ये कौन कह रहा है, ये क्रिटिक है फ्रैंक किरमोड का कहना है, याद रखिएगा। नेक्स्ट, द अमेरिकन नॉवेलिस्ट हरमन मिलवाइल्स कैरेक्टर कैप्टन अहाब इन मॉबी डिक इज क्लासिकल ट्रेजिक हीरो इंस्पायर्ड बाई, देखिए अमेरिकन नॉवेलिस्ट हरमन मिलवाइल्स का कैरेक्टर है कैप्टन अहाब, किसमें, मॉबी डिक में। ये एक क्लासिक ट्रेजिक हीरो है जो इंस्पायर किससे हैं, ये किंग लियर से इंस्पायर्ड है। हु रिवाइज किंग लियर फॉर हैप्पी एंडिंग सो दैट कॉर्डेलिया कुड मैरी एडगर एट द एंडिंग, तो किंग लियर को किसने हैप्पी एंडिंग दिया, कि किंग लियर को किसने रिवाइज किया ताकि हैप्पी एंडिंग दे सके कॉर्डेलिया और एडगर की शादी करा के, नाहम टेट ने। ये क्वेश्चन बहुत ही आम है और पूछा भी जाता है, पूछा भी जाएगा। कॉर्डेलिया केम टू हेल्प हर फादर्स बिकॉज, कॉर्डेलिया अपने पिता की सहायता करने आती है आउट ऑफ हर जेन्युइन लव फॉर हिम, क्यों आती है, क्योंकि उसका जो प्यार है वो जेन्युइन है, सच्चा है। हु सेज द फॉलोइंग लाइन्स, ये कौन कहता है, एंड माई पुअर फूल इज हैंग्ड, नो 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 लाइफ, वाई शुड अ डॉग अ हॉर्स अ रैट हैव लाइफ एंड दाउ नो ब्रेथ एट ऑल, ये किसने कहा है, ये मतलब मेरे बेचारे मूर्ख को फांसी पर लटका दिया, नहीं नहीं कोई नहीं, ये जो जीवन है कुत्ते घोड़े जीवन में क्या होना चाहिए, तो ये किंग लियर में किंग लियर कहते हैं। ओके चलिए लास्ट देखेंगे हम, लास्ट क्वेश्चन है हु रोट द वाइल कॉमेंटिंग ऑन द प्लॉट ऑफ किंग लियर, तो किंग लियर के प्लॉट पर टिप्पणी करते हुए किसने लिखा है, वेयर लियर अलोन टू सफ़र फ्रॉम हिज डॉटर्स, कि यदि लियर अपनी बेटियों से पीड़ित होने के लिए अकेले होते, द इम्प्रेशन वुड बी लिमिटेड टू द पावरफुल कंपैशन फेल्ट बाय अस फॉर हिज प्राइवेट मिसफॉर्चून, तो ये धारणा उनके निजी दुर्भाग्य के लिए हमारे द्वारा महसूस की गई शक्तिशाली करुणा तक सीमित ही होती, ये बात कौन कहता है, एडवर्ड डाउडन कहते हैं। ओके तो ये था किंग लियर, मैंने कंप्लीट कर दिया है, जो भी इनसे रिलेटेड क्वेश्चन बनते हैं सारा कुछ कंप्लीट हो गया है, और कैरेक्टर्स भी, सेंट्रल कैरेक्टर भी जो इनसे रिलेटेड आपके जो लाइंस हैं सब कुछ इसमें हो गया है, सारा कुछ इसमें मैंने कंप्लीट कर दिया। इसका पीडीएफ चाहिए तो आप इसी क्लास के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है मेरे व्हाट्सएप ग्रुप का, मेरे टेलीग्राम ग्रुप का, दोनों जगह आप जुड़ सकते हैं, वहाँ से आप इसका पीडीएफ पा सकते हैं। ओके तो हम थैंकफुल रहेंगे, रंजीत सर का भी थैंकफुल रहेंगे क्योंकि उन्होंने इतने अच्छे से समझा दिया एक एक प्ले को जो मैं आप तक पहुँचा रही हूँ। ओके चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय। और जो फर्स्ट टाइम मेरे चैनल को वॉच कर रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर कर लीजिए। बाय बाय।